नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं यशवी पांडे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसका सीधा संबंध वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य से भी है और आर्थिक परिदृश्य से भी है। दोनों परिदृश्य को हम इसी लेक्चर के दौरान समझेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते से लगातार इस पर मीडिया में कवरेज हुई है और ये बहुत बड़ा इशू था। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से किस प्रक्रिया के द्वारा धन प्राप्त कर रही हैं, जिसे सामान्य भाषा में चंदा कहते हैं। इस चंदे के बारे में इधर बीच लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा था कि ये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नहीं प्राप्त किया जा रहा है और ये चंदा कहीं ना कहीं एक तरीके से उन राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है या अवैध फायदा पहुंचा रहा है जो सत्ता में है। और इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद चुनावी चंदा जो कि अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग पार्टी के खातों में पहुंचाया गया, उनको लेकर के जानकारी अब सामने आ गई है। तो हमें यह समझना है इस लेक्चर के दौरान कि पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इसमें एसबीआई की भूमिका कितनी ज्यादा बड़ी है और महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कैसे मामला पहुंचा और वर्तमान में जो चुनाव आयोग को एसबीआई द्वारा डेटा दिया गया है वो कितने कंपनियों के बारे में है, कितने धनराशि के बारे में है और किन किन पार्टियों को कितना मिला है। ये सारी चीजें हम इसी लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है ये कब से शुरू की गई। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये भारत सरकार द्वारा 2017 में इंट्रोड्यूस की गई और 29 जनवरी 2018 को इसे बतौर कानून लागू कर दिया गया। और इसके तहत क्या होता था कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता था, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को सेल करता था और कोई भी कंपनी और कोई भी व्यक्ति इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता था और ये इलेक्टोरल बॉन्ड फिर वो खरीद करके किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दे सकता था और वो राजनीतिक पार्टी वापस किसी भी ब्रांच से उसको कैश करा लेती थी। तो एक तरीके से ये इसमें तीन मुख्य किरदार है। एक तो एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड सेल कर रहा था, दूसरे वे व्यक्ति अथवा कंपनियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही थीं, और फिर तीसरी वो राजनीतिक दल जिन्हें ये इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनियों या व्यक्तियों ने बेचा और वापस राजनीतिक पार्टियों ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने पार्टी खाते में कैश कराया। तो ये रहा इलेक्टोरल बॉन्ड की बात। अब इसमें देखिए क्या होता है कि थोड़ी सी वैधता की अगर हम बात करें कि ये क्यों इतना बड़ा इशू बना, तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करते हुए इसे 12 मार्च को एसबीआई को क्लियरली गाइड किया कि अब आप इसका डेटा निश्चित रूप से उपलब्ध करा दीजिए और उसने सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इससे पहले इस पर सुनवाई फरवरी में हुई थी और तभी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो प्रक्रिया है चंदे के द्वारा या इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो पैसे प्राप्त करने की प्रक्रिया है ये पारदर्शी नहीं है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। तो जाहिर बात है कि जो असली ट्रिगर हुआ सुप्रीम कोर्ट का वो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के साथ हुआ और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया 15 फरवरी 2024 को, यानी ठीक एक महीने पहले, जिसमें इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये गाइडलाइन दी और आदेश दिया कि अब आप इसे जल्दी से जल्दी इसका पूरा डेटा जो है वो उपलब्ध कराएं चुनाव आयोग को, ताकि वो अपने वेबसाइट पर डाल सके और मतदाताओं को इस बात की सुविधा हो सके कि वो अपने जो भी मत है उनको उन पार्टियों के लीडरों के आधार पर तय कर सकें कि कौन सी पार्टी किस तरीके से कितनी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ काम कर रही है। बहरहाल ये तो रहा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब यहीं पर एक पॉइंट और उठता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये मिलता कैसे था। तो देखिए इसमें क्या होता था, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी का मालिक जिसकी केवाईसी वेरीफाइड होती थी एसबीआई के ब्रांच में जा सकता था और वो उसको खरीद सकता था। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था ये एसबीआई ने 1000 से लेकर के
1 करोड़ रुपए तक का सेल किया था। मतलब 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते थे वो इसको सेल करता था एसबीआई, और अलग अलग कंपनियों के ओनर या अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा इसे खरीदा जाता था। अब जो इसको खरीदता था वो क्या करता था, किसी भी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे देता था, और इस बॉन्ड को जिस राजनीतिक दल को दिया जाता था वो राजनीतिक दल वापस एसबीआई के ब्रांच में जाकर के उसको कैश करा लेता था। तो इस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने और इसको कैश कराने की प्रक्रिया रही। अब यहीं पर थोड़ी और बात कर लेते हैं कि पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आया कब। तो मैं आपको बता दूं कि एक जनहित याचिका एडीआर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू था वो एक जनहित याचिका 2018 में फाइल की गई, और इसमें यह कहा गया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसे लेन देन की प्रक्रिया है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो मैं आपको अभी एक डेटा ये दे रहा हूं कि एक जो पूरी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के 12 मार्च को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इस पर बात कर रही हैं। Directed to be disclosed by the court is readily available. Next. In view of the above discussion, the miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours 12 March 2024. Full stop. As regards the ECI, we direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website no later than by 15 March by 5 p.m. on 15 March 2024. Full stop. अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो ये चंदा आया है इसका अमाउंट कितना है और इस चंदे के बारे में जो अभी तक की स्थिति है वो क्या दिखाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार ये चंदा डाला गया, वेबसाइट्स ने अपना ये चंदे को डाला, तो जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं, ये चंदे की धनराशि अपने आप में बहुत चौंकाने वाले खुलासे की रही। क्यों ऐसा रहा? क्योंकि इसमें बहुत भारी मात्रा में ईयर दर ईयर, साल दर साल जो है वो वृद्धि हुई है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 1334 कंपनियों ने या लोगों ने 5 साल में 16,518 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। और इसमें जो टॉप 10 कंपनियां थी उसमें फ्यूचर गेमिंग है जो 1368 करोड़ रुपए, मेधा इंजीनियरिंग है जो 980 करोड़ रुपए, क्विक सप्लाई चेन है 410 करोड़ रुपए, वेदांता लिमिटेड है 400 करोड़ रुपए, हल्दिया एनर्जी है 377, भारती ग्रुप, एसएल माइनिंग, यूपी पावर कॉर्पोरेशन, कन्वेंटर, फूड पार्क और मदन लाल लिमिटेड, ये टॉप 10 कंपनियां हैं जो चंदा देने वालों में है। और अगर यहीं पर हम टॉप 10 चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों की बात कर ले तो भाजपा 6,060 करोड़ रुपए, और ये 6,060 करोड़ रुपए जो है ये हजार में इनकी कीमत है। तृणमूल 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1421 करोड़ रुपए, बीआरएस 1214 करोड़ रुपए, ये सारे जो है आंकड़े करोड़ रुपए में जो आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि 660 का मतलब 6,060 करोड़ रुपए की बात हो रही है। 1609 तृणमूल का जो 1609 है यानी 1,609 करोड़ रुपए की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये चंदा देने वालों की बात रही है। अब यहीं पे आप देखिए कि भाजपा को 1-1 करोड़ कीमत वाले 5,854 बॉन्ड मिले, यानी सबसे ज्यादा जो है फंडिंग जो हुई है वो बीजेपी को हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसा मैंने डेटा दिया है
कि भाजपा को 5,854 करोड़ रुपए 1 करोड़ वाले बॉन्ड से मिले हैं धनराशि, और 10 लाख वाले बॉन्ड से 1994 करोड़ रुपए मिले हैं, और 1 लाख वाले बॉन्ड से 706 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं अगर बात करें दूसरी पार्टी जो कि चंदे में टॉप पे है, वो तृणमूल है। 1467 करोड़ रुपए के बॉन्ड उसे 1 करोड़ के द्वारा मिले हैं, और 1354 करोड़ रुपए की धनराशि उसे 10 लाख रुपए वाले बॉन्ड से मिली है। कांग्रेस की बात करें, वो तीसरे स्थान पर है, और उसे 1318 करोड़ जो धनराशि है वो 1 करोड़ के बॉन्ड से मिली है, और 958 करोड़ की धनराशि 10 लाख वाले बॉन्ड से मिली है। अगर पूरा डिटेल डेटा देखा जाए तो भाजपा को 8,633 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, तृणमूल को 3,305 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, और कांग्रेस को 3,146 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अब ये डेटा तो मिल गया, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दुश्वारी आ रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो ये आ रही है कि इस डेटा में सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसमें सिर्फ 2 प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो पाई है। एक तो ये कि किन किन पार्टियों ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड, कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। दूसरी जानकारी जो मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि किन किन राजनीतिक दलों को कितनी धनराशि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए प्राप्त हुई। यहां जो सबसे बड़ी दुश्वारी आ रही है, सबसे बड़ी जो लेकुनाज इस डेटा में निकल के आया है, वो ये आया है कि ये नहीं पता चल रहा है कि किस व्यक्ति अथवा कंपनी ने कितनी मात्रा का बॉन्ड किस राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दिया है। यानी राजनीतिक दल कहां से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें चंदा दिया है, ये स्पष्ट नहीं है। सिर्फ ये स्पष्ट है कि कितनी मात्रा की धनराशि उसे मिली है, और देने वालों के लिए सिर्फ इतनी पारदर्शिता मिल पाई है या आंकड़ा मिल पाया है कि उन्होंने कितने करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत चौंकाने वाली बात निकल के आई है कि करीब जो डेटा है वो लगभग 30 ऐसी कंपनियां हैं। अब मैं आपकी स्क्रीन पर इसे शेयर कर रहा हूं कि करीब 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने छापेमारी के बाद चंदा दिया है। और जाहिर सी बात है, जैसा आप हेडलाइन में देख पा रहे हैं कि आमदनी 54, चंदा रुपया। अब इसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि जिसका मुनाफा 2 करोड़ रुपए भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए दिए हैं चंदे के रूप में। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली ये है कि जो कंपनियां हैं वो चंदा देने के मामले में जो डिटेल सामने आई है वो ये है कि ऐसी करीब 14 कंपनियां हैं जिनकी धनराशि जो उनकी नेटवर्थ है, जो उनकी एनुअल नेटवर्थ है, उससे कई गुना ज्यादा चंदे के रूप में दिया है या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने की प्रक्रिया है, ये देखिए जो कंपनियों के मैंने आपसे शेयर किया, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कंपनियों ने जो बॉन्ड खरीदे हैं और प्लस उन पे जब कार्रवाई हुई है, वो बहुत बड़ी जो है सरकार को लेकर के एक सरकार के मैकेनिज्म को लेकर सवाल उठा रहा है। जैसे आप देखिए फ्यूचर गेमिंग, इस पर कार्रवाई होती है 2 अप्रैल 2022 को, और 7 अप्रैल को जो है वो डेटा सामने आ जाता है, चंदा वो खरीद लेते हैं या बॉन्ड खरीद लेते हैं। अरबिंदो फार्मा पर 10 नवंबर को कार्रवाई होती है और वो 15 नवंबर को चंदा खरीद लेते हैं या बॉन्ड खरीद लेते हैं। शिरडी साई इलेक्ट्रिक जो है, इस पर 20 दिसंबर को कार्रवाई होती है और 11 जनवरी को ये चंदा खरीद रहे होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी कंपनियां हैं, जैसे टोरेंट पावर है, मार्च 24 को इनको जो है प्रोजेक्ट मिलता है और 10 जनवरी को वो चंदा खरीद लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज हैं, ये 13 नवंबर को इन पे छापा पड़ता है और 17 नवंबर को ये चंदा खरीद रहे होते हैं। इसी तरीके से आप देखिए यशोदा हॉस्पिटल तक की यहाँ पर डेटा आपको दिया गया है, जिसमें उन्होंने 2020 को उनके यहाँ छापा पड़ता है 26 दिसंबर को, और अप्रैल 21 से अक्टूबर 2023 तक ये जो है वो खरीदना शुरू कर देते हैं। यानी साफ है कि ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों की भी बात कर ले, लेकिन छापेमारी की जो जहां तक बात है, ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के चार्जेज में है। तो जैसी आपको इस डेटा में निकल के आ रहा है कि एक एग्जैक्ट डेट है, उस पर छापेमारी हो रही है और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो जो कंपनियां हैं वो चुनावी चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही हैं। तो ये निश्चित रूप से जो अभी अपोजिशन आरोप लगा रहा है, या बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि निश्चित रूप से इस
ईडी सीबीआई के छापे के द्वारा इस धनराशि को जबरन उगाही के तौर पर किया गया, एक्सटॉर्शन की तरह इसको लिया जा रहा है। और ये निश्चित रूप से उन पार्टियों के लिए या उन राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा फायदेमंद हुआ जो अभी सत्ता में हैं, चाहे वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बात कर लें या केंद्र में भाजपा की बात कर लें। जो पार्टियां सबसे ज्यादा चंदा पाई हैं उनके साथ ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि निश्चित रूप से उन्होंने इस समय की जो भी उनके पास एजेंसीज हैं उसका उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं एक उस स्तर पर इस्तेमाल किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली या मॉरली सही नहीं है। बहरहाल चंदे को लेकर के अभी और खुलासे होने हैं। अभी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए भी अपील दायर की जा रही है, जिसमें मशहूर जो वकील है प्रशांत भूषण, उन्होंने अपील दायर की है कि जितना जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट को इस बात का आदेश देने की जरूरत है, इस बात पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि जो राजनीतिक दल चंदे की राशि प्राप्त किए हैं वो ये भी स्पष्ट किया जाए और एसबीआई ने जिन जिन से खरीदे और जिनके खाते में वो कैश कराए गए हैं इसका भी डेटा दे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किन कंपनियों द्वारा किन पार्टीज को चंदा दिया गया है। आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड लर्निंग विद एसपी पांडे पर। यहां पर ऐसे वीडियोस और प्रसारित किए जाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी वीडियोस हमारे देखते रहिए। बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में आगे की दिशा क्या होने वाली है? दरअसल ज्यादातर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक रूप से चंदे की लेन देन की प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं सरकार को एक तरीके का पूंजीपतियों के हावी होने का या पूंजीपतियों के दबाव में काम करने का एक माहौल तैयार कर रही है। और दुनिया भर की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आज जो सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है वो पूंजीवादी शक्तियों की देखी जा रही है, क्योंकि निश्चित रूप से जो अभी दौर है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है और इसमें जितना ज्यादा धन का कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास या किसी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास होगा उतना ही ज्यादा वो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने में कामयाब होंगी और राजनीतिक दलों से वो अपने अवैध मुनाफे के लिए दबाव डालने की कोशिश करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक हो गया है कि जो चुनावी चंदे मिल रहे हैं राजनीतिक दलों को उनकी कहीं ना कहीं एक पारदर्शी प्रक्रिया तय होनी जरूरी है, ताकि उन दबावों में आकर के जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था के एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को नजरअंदाज ना करे और ना ही किसी ऐसे तरीके की नीति या कानूनों का पालन करने की प्रक्रिया शुरू कर दे जिसमें जो मीडियम सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उन पर बुरा असर पड़े। क्योंकि अब ये बड़ी बहस छिड़ने वाली है कि जो राजनीतिक पार्टियां चंदे के रूप में कंपनियों से धन प्राप्त कर रही हैं वो निश्चित रूप से उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने में मदद करेंगी। तो इसका यही इलाज है कि चंदे की राशि जो है वो एक तो पारदर्शी की जाए और अगर हो सके तो इस पर एक कानून बना करके इस पर एक लिमिट लगाने की भी जरूरत आगे पड़ेगी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें एक तरीके की ब्लैक जो है ट्रांजैक्शन की भी बात आने वाली है। हालांकि सरकार की तरफ से जैसा गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि ये जो है वो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसे ब्लैक मनी कहना सही नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है प्राप्त करने की वो उसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन के घेरे में ला रही है। तो ये बहुत आसान काम नहीं है फाइंड आउट करना कि इसमें किस तरीके की ब्लैक मनी इन्वॉल्व है और फिर उसका राजनीतिक दलों के साथ किस तरीके का संबंध है और वो चुनावी जो प्रक्रिया है उसको किस तरह प्रभावित कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में वो किस तरीके के अनफेयर एडवांटेज को कैपिटलाइज कर रहे हैं। बहरहाल इलेक्टोरल बॉन्ड पर और जानकारी हम देंगे जैसे ही कुछ और डेटा हमारे सामने आता है। फॉर एग्जांपल कि अभी जो चीज चल रही है वो ये है कि अभी 4000 कंपनियों के 4000 करोड़ के चंदे की अभी डेटा जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाई है और वो 17 तारीख यानी कल तक की डेडलाइन सामने आ रही है कि उस पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है गाइडलाइन जो दिया है कि 17 तारीख तक बाकी भी जो डेटा है वो रिलीज किए जाए। और अगर जैसा मैंने बताया कि प्रशांत भूषण की जो अपील है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पक्ष में आदेश किया कि ये भी स्पष्ट करे एसबीआई कि किन लोगों द्वारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया और उस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड को किन कंपनियों ने भुनाया है, कैश कराया है। तो ये और ज्यादा पारदर्शी हो जाएगा कि किन कंपनियों ने किन राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में कितनी राशि दी है। अभी जो जानकारी है वो इतनी ही है कि
एक दल, राजनीतिक दल कितनी मात्रा की चंदा या इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा धनराशि प्राप्त किया है और एक कंपनी कितनी धनराशि का चंदा खरीदी है। बहरहाल अब हम अपने लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। मिलेंगे आपके साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।